ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने माउथ और बक्कल कैविटी यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि जो एलिमेंट्री कैनाल है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, लगभग 9 मीटर होती है। ठीक है, यानी एलिमेंट्री कैनाल में क्या बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेके एनस तक, माउथ वो पॉइंट जिसके द्वारा भोजन हमारे शरीर में एंटर करेगा और एनस वहाँ तक जहाँ लास्ट पॉइंट तक भोजन जाएगा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, माउथ के बारे में। ठीक है, यानी कि मुख, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या फिर बोलेंगे बक्कल कैविटी, जिसको मुख गुहा। और मुख गुहा में हमने पढ़ा था टंग और टीथ। ठीक है, जीभ और दांत के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आगे यानी कि इसोफेगस के बारे में। ठीक है, सुमन गुड इवनिंग। तो देखो, आज अगर हम बात करें किसकी, इसोफेगस, यानी कि हमने पढ़ा था कि जो, नोट डाल के एक पॉइंट नोट कर लो क्या, कि जब हम भोजन को मुख में लेते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, उसको चबाते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो इस सलाइवा मिक्स्ड फूड को हम बोलते हैं बोल्स। ठीक है, तो जो ये बोल्स है, बोल्स क्या होता है, ठीक है, तो बोल्स होता है चीविंग एंड सलाइवा मिक्स्ड फूड, सलाइवा मिक्स्ड फूड, यानी कि चबा हुआ व लार मिश्रित भोजन, चबा हुआ व लार मिश्रित भोजन क्या कहलाता है, बोल्स कहलाता है। ठीक है, चबा हुआ व लार मिश्रित भोजन क्या कहलाएगा, बोल्स कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो बोल्स है ये कहाँ जाएगा, इसोफेगस, यानी इसोफेगस जो भोजन नली है, जिसको फूड पाइप भी बोल सकते हो, ये फूड पाइप क्या काम करेगी, भोजन को कहाँ, स्टमक में लेके जाने का काम करेगी। यानी कि नेक्स्ट बक्कल कैविटी के बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं, इसोफेगस। इसोफेगस, और इसको हम एक और नाम देते हैं यानी कि फूड पाइप, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे भोजन नली। ठीक है, भोजन नली। तो फूड पाइप की अगर हम बात करें इसोफेगस की, तो इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, तो वो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इसका क्या काम होता है, तो फूड कैरी, यानी कि ये क्या काम करती है, टू कैरी फूड, टू कैरी फूड ओरल कैविटी टू, ओरल कैविटी टू स्टमक बाय इसोफेगस, यानी कि परवीन, जय भीम। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, यह भोजन को, यह भोजन को ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा से, यह भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, मुख गुहा से अमाशय तक ले जाती है। ठीक है, भोजन को कहाँ से, मुख गुहा से अमाशय तक लेके जाती है। अब देखो, जो भोजन है ये बिल्कुल लिक्विड, बिल्कुल तरल नहीं होता, ये गाढ़ा होता है। तो जो फूड पाइप है
ये इसमें क्या पेरोस्टिलेसिस मूवमेंट होता है। कर्मा कुंचन हिंदी में बोलेंगे। कर्मा कुंचन का मतलब होता है कर्म में संकुचन व परकुंचन, ठीक है, यानी कि सीरीज में सिकुड़ना और फैलना, ठीक है। तो जो इसोफेगस है इसमें क्या होगा, इसमें यानी टू एग्जिबिट पेरोस्टिलेसिस मूवमेंट, ठीक है, टू एग्जिबिट पेरोस्टिलेसिस मूवमेंट। और हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे इसमें कर्मा कुंचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसमें कर्मा कुंचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। कर्मा कुंचन का मतलब क्या है, तो कर्मा कुंचन का मतलब है कर्म में सिकुड़ना यानी कि संकुचन, सिकुड़ना व फैलना, ठीक है, कर्म में सिकुड़ना व फैलना यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंड, ठीक है, कर्म में सिकुड़ना और फैलना, इसमें क्या होती है, कर्मा कुंचन की प्रक्रिया होती है। अब देखो जो ये इसोफेगस है इसमें से जो बोल्स हैं वो कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टमक में पहुंच जाएंगे। यानी आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब स्टमक के बारे में, ठीक है। इसोफेगस समझ में आ गया ना कि इसकी लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर होती है। काम इसका क्या होता है, बस इतना सा काम होता है, ये भोजन को कहाँ से, मुख से स्टमक में लेके जाने का काम करती है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, स्टमक यानी कि अमाशय, स्टमक यानी कि अमाशय, ठीक है। तो अमाशय की अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक जो है वो एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। माही गुड इवनिंग, ठीक है। तो स्टमक जो है ये कहाँ पर, इट प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, इट प्रेजेंट इन एब्डोमेन कैविटी, इट प्रेजेंट इन एब्डोमेन कैविटी, ठीक है, टुवार्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है, टुवार्ड्स लेफ्ट साइड। यह कहाँ प्रेजेंट है, यह उदर गुहा में बाईं तरफ स्थित है, ठीक है, उदर गुहा में बाईं तरफ ये स्थित है। धर्मवीर क्लास इस हफ्ते 4 बजे हुई है, यानी कि इस सैटरडे तक 4 बजे ही होगी, अगले हफ्ते से फिर से 6 बजे हो जाएगी, ठीक है। इस हफ्ते 4 बजे क्लास रहेगी। अब देखो यह उदर गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो स्टमक है, ठीक है, उदर गुहा में बाईं तरफ ये स्थित होगा और इसमें बोझ, इट इज जे शेप्ड, ठीक है, इट इज जे शेप्ड, यह जे आकृति का है। जो अल्फाबेटिकल लेटर है जे, उसके जैसा ये दिखाई देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो स्टमक है इसमें भोजन जो है वो 4 से 5 घंटे तक रहेगा, यानी फूड लिव्ड 4 to 5 आवर इन स्टमक। अब देखो जो भोजन 4 से 5 घंटे स्टमक में रहेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे काइमा, ठीक है, विच
इज कॉल्ड काइमा। ठीक है, यानी कि जो भोजन अमाशय में 4 से 5 घंटे तक रहता है, उसे काइमा कहते हैं। देखो, बोल्स तो क्या था? बोल्स था जो भोजन हमने मुख में लिया, चबाया और उसमें सलाइवा मिक्स हो गया। ठीक है, लार उसमें मिश्रित हो गई, तो उस भोजन को हमने बोला था बोल्स। और जो भोजन 4 से 5 घंटे कहाँ स्टमक में रहेगा, अमाशय में रहेगा, उसको हम बोलते हैं काइमा। ठीक है, 4 से 5 घंटे जो भोजन स्टमक में रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? काइमा कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर साहिल गुड इवनिंग, रीजनिंग की क्लास का टाइम मैं आपको बता दूंगी क्लास के लास्ट में। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट जो स्टमक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, अमाशय एक तो इसमें पढ़ा था कि क्या होती है स्टमक में, म्यूकस की लेयर होती है। ठीक है, यानी कि श्लेष्मा की परत होती है जो क्या काम करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट आवर स्टमक फ्रॉम किससे? HCl से। ठीक है, यह हमारे अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl से बचाती है। ठीक है, यह हमारे अमाशय को किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है? कमेंट करके बता दो यहां तक कोई डाउट है क्या? ऑफलाइन में 2-3 एकेडमी में लेक्चर लेती हूँ परवीन। ठीक है, 2-3 एकेडमी है उनमें लेक्चर लेती हूँ मैं, एक एकेडमी में नहीं जाती। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टमक हैविंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और जो क्या काम करती हैं, विच इज सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, विच इज सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? यह यानी कि स्टमक में, अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं। अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं। ठीक है, जो जठर रस का स्राव करती है। ठीक है, अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं जो क्या काम करती हैं? जठर रस का स्राव करती हैं। ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो मेरी होती है 9 से 1 बजे तक। ठीक है, तो ये जठर रस का स्राव करती हैं। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो अमाशय है ना, इसमें जो ये हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जिक्र किया है, जठर रस का जिक्र किया है, तो ये जठर रस क्या है? ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो जठर रस का स्राव करती हैं, सीक्रेशन मतलब धीरे धीरे उनमें से रस निकलता है। तो ये रस क्या है? यानी कि एंजाइम है या कोई हार्मोन है और क्या काम करेगा?
तो ये रस एंजाइम होता है और जो क्या काम करता है, जो हम भोजन करते हैं उसका डाइजेशन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम है इट डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, स्टमक यानी कि आमाशय, और इसका जो मेन फंक्शन है, जो कार्य है वो क्या है? इट डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, यह भोजन का पाचन करता है। ठीक है, भोजन का पाचन करता है। अब देखो जो हमने इसमें पढ़ा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ना, ये कौन कौन सी हैं? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नहीं, गैस्ट्रिक जूस जो है, ठीक है, जठर रस जो है, इसमें ये रस कौन कौन सा है? तो एक तो होता है पेप्सिन। ठीक है, सबसे पहले आता है पेप्सिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन क्या है? ऑप्शन में मिलेगा कि ये कोई एंजाइम है या हार्मोन है। ठीक है, इस तरह से। तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन है इट इज एन एंजाइम। ठीक है, यह एक एंजाइम है। ठीक है, इट इज एन एंजाइम, यह एक एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है और ये क्या काम करता है? तो इट डाइजेस्ट द प्रोटीन। ठीक है, जो हम प्रोटीन खाते हैं, जैसे दाल है, दाल में प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? यह प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, यह प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन का ये पाचन करता है, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन। अब देखो डाइजेशन का मतलब हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्ट होना। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो ये किस में कन्वर्ट करता है? ठीक है, तो इट कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोइड। ठीक है, यह प्रोटीन को पेप्टोइड में बदलता है। इट कन्वर्ट या इट ब्रेक डाउन। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करता है या कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसको? प्रोटीन को पेप्टोइड में। तो यहां तक कोई डाउट है? समझ में आ रहा है क्या? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो एंजाइम अभी हम करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन है, पूछ लो। समझ में आ गया है तो बता दो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट दूसरा एंजाइम, ये हमने पढ़ा है पेप्सिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कौन सा एंजाइम पढ़ेंगे? रेनिन। ठीक है, नेक्स्ट रेनिन। ठीक है, रेनिन। रेनिन की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है? इट इज एन एंजाइम। ठीक है, ये भी क्या है? यह एक एंजाइम है। ठीक है, ये भी एक एंजाइम है, इट इज एन एंजाइम। जो क्या काम करेगा? यह दूध का पाचन करता है। इट
डाइजेस्ट द मिल्क, ठीक है, यह दूध का पाचन करता है, ठीक है, इट डाइजेस्ट द मिल्क, दूध का ये पाचन करता है। अब देखो दूध की अगर हम बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पे ज़्यादा निर्भर होते हैं, ठीक है, मिल्क है उस पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, तो बच्चों में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है रेनिन, और ओल्ड एज में ख़त्म होने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन, ठीक है। जैसे दूध हम पीते हैं तो दूध में किस चीज़ की मात्रा होती है, कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, बुढ़ापे तक हड्डियां क्या हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, तो रेनिन जो है वो धीरे धीरे क्या है, कम हो जाता है, ठीक है, और एज यानी कि वृद्ध अवस्था में होने पर ये रेनिन खत्म हो जाता है। तो डॉक्टर जैसे बचपन में अगर हम छोटे हैं और हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो डॉक्टर क्या कहेगा, सुबह शाम दूध पीजिए, लेकिन अपने दादा दादी या मम्मी पापा की एज में जब डॉक्टर के पास जाते हैं कैल्शियम की ज़्यादा कमी है उनमें, तो उनको ना कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है कि सुबह शाम एक एक कैल्शियम की टैबलेट लीजिए, क्योंकि उनमें रेनिन एंजाइम नहीं होता, कम होता है या खत्म हो चुका होता है, ठीक है। तो रेनिन, अब देखो यहाँ पर बात हो रही है दूध की, तो दूध जो है वो सफेद रंग का होता है, ठीक है, यानी कि वाइट कलर ऑफ मिल्क, वाइट कलर ऑफ मिल्क ड्यू टू केसिन प्रोटीन, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, ठीक है, तो दूध का सफेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है, केसिन प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, केसिन प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो दूध में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो उन पोषक तत्वों को हम बोलते हैं लैक्टोज, ठीक है, क्या बोलेंगे, लैक्टोज, ठीक है, पोषक तत्वों को हम कहते हैं लैक्टोज, ठीक है, दूध में उपस्थित पोषक तत्वों को हम लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है? सुमन गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये हमने कौन सा एंजाइम पढ़ा है, रेनिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, HCl, ठीक है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, हिंदी में भी यही बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्या काम करेगा, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसका हमारे स्टमक में क्या काम है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी पीएच वैल्यू की, ठीक है, पीएच वैल्यू, हिंदी में भी हम इसको पीएच मान कहेंगे, तो देखो ये जो पीएच वैल्यू है ना, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वस्तु एसिडिक है या बेसिक है, ये किस चीज पर डिपेंड है, ठीक है, तो ये जो डिपेंड है किस चीज पर डिपेंड है, pH 7, नहीं गलत है, नहीं, 0 भी नहीं होता, ठीक है। तो देखो अगर pH वैल्यू की अगर हम बात करें तो P से होता है पोटेंशियल, ठीक है, P से पोटेंशियल, और H से होता है हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि pH की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और जिसकी फुल फॉर्म क्या है, pH की फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की पावर, ठीक है। एसिड या बेस या एम्पोटेरिक, अम्ल है, अक्सार है, या फिर ना ही अम्ल और अक्सार, उसको बोलते हैं एम्पोटेरिक।
तो ये हमें पीएच वैल्यू से पता चलता है, और पीएच वैल्यू बताती है उसका हाइड्रोजन का पोटेंशियल, कि किसी भी वस्तु में हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, कितना पावरफुल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पावर ऑफ हाइड्रोजन की, तो जो पीएच वैल्यू है ये पीएच स्केल से मापी जाती है, जहाँ 0 से लेके 14 तक इस पर नंबर लिखे हुए होते हैं, बीच में होता है 7। अगर 7 से लेस है पीएच वैल्यू तो वो होता है एसिडिक नेचर का, ठीक है, और 7 से ज़्यादा है तो वो होता है बेसिक नेचर का, ठीक है, बेस होता है। एसिडिक को हिंदी में बोलते हैं अम्ल, और बेस को हम बोलते हैं क्षार, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होती है, लगभग 1.4, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जो HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका हमारे स्टमक में क्या काम है, आमाशय में क्या काम है, तो ये क्या काम करता है, टू किल द हार्मफुल जर्म्स, टू किल द हार्मफुल जर्म्स, ठीक है। यह हानिकारक कीटाणुओं को, हानिकारक कीटाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक है। हानिकारक कीटाणुओं को मारने का ये काम करता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब देखो नेक्स्ट, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मैम बाइल जूस का पीएच क्या है? तो ये जो बाइल जूस होता है ना, इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.5 से 8.0, ठीक है। जो बाइल जूस है इसका जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.8 से, ये आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, 7.5 से 8.0, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विपुल गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है, ठीक है। हिंदी में क्या बताना है विपुल? हम बाईलैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, लगभग मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई और जो इंग्लिश में बताया हो हिंदी में नहीं बताया, देखो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी में लगभग ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी में एज इट इज भी यूज होते हैं, हिंदी में एज इट इज देवनागरी लिपि में यूज होंगे, ठीक है। खुद बायोलॉजी जो वर्ड है इसको भी जीव विज्ञान ना बोल के हिंदी में, ठीक है, एज इट इज बायोलॉजी देवनागरी लिपि में वही लिख दिया जाता है, ठीक है। बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, ये सारे वर्ड। अब देखो नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे लाइपेज, ठीक है, लाइपेज। तो लाइपेज की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, इट इज एन एंजाइम, ठीक है। यह सॉरी एक एंजाइम है, ठीक है, इट इज एन एंजाइम। ये भी क्या है, एक एंजाइम है, और ये क्या काम करता है, इट डाइजेस्ट द फैट, ठीक है। यह वसा का पाचन करता है, ठीक है। और ये वसा को किस में चेंज करता है, इट ब्रेक डाउन। मोनी मैम प्लीज टेल अस अबाउट पार्ट्स ऑफ लीवर,
थीरियम फंड्स एंड अबाउट पाइलोरिक पायरुविक होता है। ठीक है, लीवर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। देखो लीवर जो है ना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है, पाचन ग्रंथियां। इसके बाद में जस्ट स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हम जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी लीवर के बारे में बताने लग गए तो पूरा टॉपिक लीवर पे निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 मिनट आप क्या लाइपेज एंजाइम, ठीक है, लाइपेज के बाद में अमाइलेज है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बारे में पढ़िए, फिर नेक्स्ट हम लीवर पे ही आएंगे। ओके, हाँ, विपुल सीईटी के लिए भी है ये। ठीक है, अभी जो हम साइंस ये पढ़ रहे हैं ये 0 से लेके और थोड़ी लेवल तक की ही है, तो ये सीईटी में भी यही आएगी। और सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है ना वो होती है बेस। ठीक है, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आपका बेस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर बेस अच्छा नहीं है तो आप किसी भी बुक में इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ सकते। ठीक है, किसी भी टॉपिक को इंटरेस्ट लेके पढ़ नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते और वो याद नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम के लिए सबसे जरूरी चीज बेस होता है, बेस मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये क्या काम करता है लाइपेज एंजाइम, इट ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो यह वसा को वसीय अमल में बदलता है। ठीक है, वसा को वसीय अमल में बदलता है। ठीक है, फैट को फैटी एसिड में ये कन्वर्ट करता है, वसा को वसीय अमल में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम है अमाइलेज। और अमाइलेज की अगर हम बात करें तो अमाइलेज जो है, अमाइलेज क्या काम करेगा, ये भी एक एंजाइम है, इट इज एन एंजाइम, और ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट्स का यह कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। ठीक है, एक बार ये पढ़िए, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। पानी डाइजेस्ट नहीं होता, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो स्टमक है ना इसका काम होता है डाइजेशन करने का। ठीक है, ये सिर्फ ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, तो एब्जॉर्ब करने का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एब्जॉर्ब मतलब सोखना, मतलब अवशोषित करना। तो अब भोजन जो है लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं छोटी
आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। आंट एसिड प्लस ग्लिसरॉल बोथ मैम दोनों में बदलता है। ठीक है, हाँ, जो एसिड जो ये है ना फैट जो है आंट एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, पानी डाइजेस्ट नहीं होता, पानी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्टमक के बाद, ठीक है, आमाशय के बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और जिस जिस न्यूट्रिएंट्स की जिस भोजन की हमें रिक्वायरमेंट है वो इसमें क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर लेंथ की अगर हम बात करें, लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 6 से लगभग 7.5 मीटर। ठीक है, 6 से लगभग 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। और ये क्या काम करती है? इट एब्जॉर्ब द फूड। ठीक है, यह भोजन को अवशोषित करती है। यह भोजन को अवशोषित करती है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब द फूड। अब देखो ऐसा इसमें क्या होता है कि ये भोजन को एब्जॉर्ब करती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर उंगलियों जैसा होता है। ठीक है, उंगली नुमा स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग यानी कि इट इज हैविंग finger like structure, finger like structure which is called विली। ठीक है, जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगलियों जैसी जो ये संरचना होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विली। ठीक है, इसमें अंगुली नुमा संरचना को विली कहते हैं। ठीक है, अंगुली नुमा संरचना को हम क्या कहेंगे? विली कहेंगे। अब विली की अगर हम बात करें तो इसी के माध्यम से क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, फूड जो है वो इसी में एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो मैक्सिमम फूड का जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, अवशोषण है, वो किस में हो जाता है? छोटी आंत में होता है। फिर छोटी आंत के बाद में छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है, ड्यूडेनियम, इलियम और जिजीनियम। ठीक है, 3 इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। और छोटी आंत के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जो है, भोजन जो है, वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट होता है, यानी कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जब जाएगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, छोटी आंत से बड़ी आंत में जब भोजन जाता है तो एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को यानी कि इस ऑर्गन को हम बोलते हैं क्या? अपेंडिक्स। ठीक है, इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं और हिंदी में हम इसको कहेंगे सिक्किम। ठीक है, जब छोटी आंत से बड़ी आंत में जो भोजन जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? सिक्किम कहेंगे। ठीक है, तो ये सिक्किम किसको कहेंगे? जो ये अलग से अंग है। अब देखो ये जो अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स क्या होता है? गांव में या आम लोकल लोगों में आपने सुना हुआ होगा कि पेंडस का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो जो ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का जो ये ऑपरेशन होता है, ये वही है। ठीक है, वही अपेंडिक्स है। ठीक है, तो ये क्या होता है? छोटी आंत से बड़ी आंत में जब भोजन जाएगा तो भोजन इसमें अपेंडिक्स में चला जाता है।
ठीक है, सिक्की में चला जाता है, और जब इसकी सफाई ना हो पाए तो इसी में भोजन जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है और जहरीली गैसें बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हार्मफुल गैस बन जाएंगी। आपने देखा होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो होता है ना, ये इमरजेंसी ऑपरेशन होता है, इंस्टेंट ऑपरेशन होता है। ठीक है, कि 4-5 दिन में, हफ्ते में डॉक्टर जो है इसका ऑपरेशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये जहरीली गैसें इसमें बन गई और अगर ये फट जाए तो पूरी बॉडी में जहरीली गैसें भर जाएंगी और जिससे क्या हो जाएगी, डेथ। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काट के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स जो है इसको काट कर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो अपेंडिक्स को हमारी बॉडी का वेस्ट ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, इसे हमारे शरीर का क्या बोलते हैं, अपशिष्ट अंग। ठीक है, अपशिष्ट अंग यानी कि जिसकी हमारे शरीर में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी ज़रूरत कब होती थी, जब आदिवासी के रूप में थे। ठीक है, आदिवासी के रूप में यानी कि सारी चीज़ें हम कच्ची खाते थे, कि फल फ्रूट्स सब्जियां वगैरह जो हैं, ठीक है, और मांस है वो भी कच्चा। ठीक है, कच्ची चीज़ों पे जब निर्भर थे तब अपेंडिक्स यानी कि ये टेल पूंछ जो होती है ना वो होती है। अब जो टेल होती है वो पूंछ जो है वो बढ़ती है वो सेलुलोज के कारण। ठीक है, आपने देखा होगा पशु वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो तो कच्चा ही खाते हैं चारा वगैरह, तो उनकी जो पूंछ है वो बढ़ती है। ठीक है, मोटी भी होती है, तो वो सेलुलोज के कारण। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जब भोजन जाएगा तो इसका ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है अपेंडिक्स। ठीक है, यानी कि इसको हम सिक्किम हिंदी में बोलेंगे तो ये क्या है, वेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, हमारे शरीर का अपशिष्ट अंग है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। इलियम, जेजीनियम एंड ड्यूडेनियम, हाँ जी, ये इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। लार्जेस्ट पार्ट है ये हमारी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे लंबी इंटरनल ऑर्गन है। वैसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन वो लीवर है। ठीक है, ठीक है, ये लेंथ में लंबी है। ओके, यहां तक कोई डाउट है? मोनी, आप इंडियन आर्मी एनए, ठीक है, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो उसके हिसाब से साइंस सही है ये। ठीक है, फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी इज स्किन, ये एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है, जो स्किन है ना ये बाह्य अंग है, सबसे बड़ा बाह्य अंग। और इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर हम बात करें तो लीवर है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी हम उसको कहेंगे। ठीक है, आप जो यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, ठीक है, ये 100% यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी चैनल पे किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ोगे तो 100% कहीं कोई भी नहीं करवा सकता। ठीक है, जो यहाँ पर होता है मान लो 60 से 80%। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि पढ़ाते हुए शायद हमारे माइंड से स्लिप हो जाएं। ठीक है, या पढ़ाते हुए ये सोच के ना पढ़ाएं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर ये सोच के ना पढ़ाएं कि ये पॉइंट तो बच्चों को पहले से ही पता होता है। ठीक है, तो 100% यहाँ पर नहीं होता। 100% आपको कहाँ मिलेगा, बुक्स में। ठीक है, तो जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो आपको साथ में बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, कि भाई आपने यहाँ पर पढ़ लिया, आपको नॉलेज हो गई कि भाई साइंस में बायोलॉजी है और बायोलॉजी में एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में ये चीज़ें हैं। ठीक है, आपको मोटी मोटी नॉलेज हो गई और ये नॉलेज होने के बाद बुक्स पढ़ना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, बिना किसी चीज़ को समझे थोड़ा बहुत भी अगर बुक्स पढ़ोगे तो नींद आती है, समझ में नहीं आता, ऊपर से जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग नहीं लगती बुक। लेकिन जब आप थोड़ा उसके बारे में नॉलेज ले लेते हो, बुक्स टॉपिक के बारे में थोड़ी मोटी मोटी नॉलेज भी अगर हो जाए तो बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो बेस्ट जो होंगी 100%। देखो, जो तैयारी होती है ना वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो और कितना जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो। वैसे सिलेक्शन अगर देखा जाए तो मिनिमम अगर टाइम में आप सिलेक्शन लेना चाहो
तो जो तैयारी है वो सिर्फ ये लगा लो मैक्सिमम 3 से 4 महीने की ही होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो तैयारी का टाइम है वो 3 से 4 महीने का है। और ये 3 से 4 महीने का कब है? ये तब है जब आप अपनी पढ़ाई को, ठीक है, उसमें सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम दोगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो 3 से 4 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी। कैसे? अब मान लो सभी टॉपिक्स की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपके 30 से ऊपर टॉपिक नहीं होंगे। एक आधा है जिसमें 30 से ऊपर मिलेंगे। ठीक है, 30 से ऊपर अगर है भी 40-50 टॉपिक, तो मान लो मैक्सिमम अगर 40 टॉपिक भी हैं और एक टॉपिक को आप 2 दिन में कवर करते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी आप ज़्यादा कर रहे हो, एक टॉपिक को आप 2 दिन में कवर कर लेते हो, तो 40 टॉपिक जो हैं वो कितने दिन में हो जाएंगे? 80 दिन में। ठीक है, और 80 दिन अब देखो कितने महीने हो गए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी अगर ज़्यादा कर रहे हो, सिलेक्शन जल्दी होगा और श्योर जरूर होगा। ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, बस क्लास ले रहे हो, एक बार यहाँ ले ली, एक बार किसी और चैनल से ले ली, ठीक है, तो उससे आपके माइंड की पावर है वो कम होती है। ठीक है, माइंड की पावर कम होने का मतलब सिर्फ आप चीज़ों को सुन रहे हो। ठीक है, सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती। ज़्यादा याद कब रहेंगी? जब आप अपने ब्रेन का यूज़ करोगे। ठीक है, खुद सोचने का काम करोगे, खुद से ब्रेन को यूज़ करके उन चीज़ों को पढ़ोगे, तब वो आपको जल्दी याद होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितने भी टॉपिक हैं उनको आप टारगेट बना के खुद चलोगे कि हमें मोटा मोटा ये है, यहाँ से समझ आ गया, अब बुक्स पढ़ने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। वरना आप देखोगे कि लाइब्रेरी में या फिर आपके सीनियर हैं, सीनियर के भी सुपर सीनियर हैं, वो अब तक बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब है वो 4 या 5% है। ठीक है, और अब 4 या 5% में नंबर लेके आने के लिए ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई को आप मजाक में लेके पढ़ोगे और नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 या 5% में सिलेक्शन अगर लेके आना है तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब लाइब्रेरी में बच्चे क्या है, बैठे रहते हैं, कान में ईयरफोन लगाई, बार बार क्या है चैनल से पढ़ते रहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनको नोट्स बनाना है और फिर उनको याद करना है कि मैंने क्या क्या बनाया है। ठीक है, क्या क्या लिखा है और इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो या एक्स्ट्रा इसमें क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। जो सिलेक्शन है वो सेल्फ स्टडी पे डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो एक गाइड मिल रही है, आपका रूटीन बनेगा पढ़ने का, आपको टॉपिक पता चलेगा, सिलेबस पता चलेगा। ठीक है, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जो सिलेक्शन है वो सिर्फ आप पे डिपेंड है। अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छी कर रहे हो तो सिलेक्शन जल्दी होगा, वरना तो फिर किस्मत को दोष तो नहीं दे सकते, क्योंकि किस्मत भी हमारे ऊपर ही डिपेंड है। अब अगर आपकी जीके खराब है, आपकी साइंस खराब है, तो वो किस्मत खराब नहीं है, वो आपकी साइंस या जीके ही खराब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डाउट देख लेती हूँ मैं आपकी। हाँ सही बात है, 100% कहीं नहीं मिलेगा। देखो पेपर, आप धर्मवीर आप बोल रहे हो पेपर में ये सब आता है तो अलग आता है। देखो थ्योरी आप पढ़ो, थ्योरी के साथ साथ में आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, लेकिन उसको घुमा फिरा के वो क्वेश्चन कैसे देंगे वो आपको समझ आना चाहिए। एक्यूरेट पेपर है वो, कहीं सही बोल रहे हो कि जो एक्यूरेट पेपर है अंदाज लगा सकते हैं, इससे रिलेटेड है। बस देखो जो स्टडी आप कर रहे हो ना, यहाँ पे आप वो स्टडी कर रहे हो जो आप पिछले 12 साल में पढ़ के आए हो। ठीक है, यानी कि +2 तक जो आप सब्जेक्ट, जो सिलेबस आप पढ़ के आए हो, यहाँ पर वो सिलेबस आप कर रहे हो।
अब वो 12 साल में पढ़ा हुआ सिलेबस आप यहाँ पर 4 से 5 महीने में कवर करोगे तो वो 100% नहीं हो सकता। और वो कहाँ से होगा, वो होगा बुक से। यहाँ पर आपको अच्छी गाइड मिलेगी, ठीक है, अच्छा रूटीन बनेगा पढ़ने का, टॉपिक्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है, और जो सब्जेक्ट हैं उनका आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, बड़ी आंत जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी कि बड़ी आंत। तो ये जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई है वो कितनी होती है, लेंथ, ठीक है। तो इसकी लंबाई होती है अबाउट 1.5 मीटर, ठीक है, लगभग 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। इसके अलावा ये कुछ खास डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करती। ये क्या काम करती है, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड सम मेडिसिन्स, ठीक है। ये क्या काम करती है, यह पानी तथा कुछ औषधियों को अवशोषित करती है, कुछ औषधियों को अवशोषित करती है, ठीक है। पानी तथा कुछ औषधियों को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचन ग्रंथियां। यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करके एक बार बता दो। क्लियर है क्या सभी को? लीवर के बारे में हम कल पढ़ेंगे मोनी। लीवर का फिर भी एक बार देखो मोटा मोटा बता देती हूँ। लीवर जो है ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन का मतलब है कि इसमें टूट फूट हो जाए तो ये फिर से अपने आप रीजनरेट हो जाता है, ठीक है, उद्भित हो जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है और इट इज कॉल्ड लार्जेस्ट ऑर्गन, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग किसे कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है, ठीक है। ये एक द्विपालिक अंग है, डबल हेलिक्स ऑर्गन है, यानी कि देखने में ये कैसा लगता है कि ये दो ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन ये एक ही होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो वजन है 1.2 से 1.5 kg होता है, ठीक है। लीवर जो है ये बाइल जूस का सीक्रेशन करता है और इसमें रूबिविलिन और रूबिविलियम ये क्या होती हैं, ठीक है, पदार्थ होते हैं जो अपना वेस्ट मटेरियल, ठीक है, एक्सक्रेशन सिस्टम में जो हम पढ़ते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं उनका कलर येलो जो है वो इन्हीं के कारण होता है, रूबिविलिन के कारण होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लीवर जो है ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन का भी निर्माण करता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिससे ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। हिपेरिन प्रोटीन भी बनाता है। हिपेरिन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने से रोकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आगे हम इन टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, और थोड़ा सा ये इसको रिवाइज करवा दूंगी जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। ओके, धन्यवाद। कोई डाउट है अब भी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पूर्णोद्भवन क्षमता, हाँ, चलो आज के लिए बहुत है।